Hello friends, I am Shashikla and you are watching my YouTube channel Josh Legal Knowledge. I hope you all are well. Today we will discuss the topic of setting aside arbitral award. ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इस सेक्शन के अंदर बताता है एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवॉर्ड. आर्बिट्रल अवॉर्ड को हटाने के लिए कौन सी एप्लीकेशन लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, कौन कौन से ग्राउंड्स है जिस पे एप्लीकेशंस एप्लीकेबल करती है, कौन से ग्राउंड ऐसे हैं जिस पे एप्लीकेबल नहीं करती, कितना टाइम पीरियड है, ये सब चीज़ हम सेक्शन 34 में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवॉर्ड. एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवॉर्ड का मतलब होता है जो आर्बिट्रल अवॉर्ड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से दे दिया गया उस आर्बिट्रल अवॉर्ड को खत्म करने के लिए या हटाने के लिए हम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि ये सेटिंग असाइड कर दीजिए. सेटिंग असाइड का मतलब होता है हटाना. इसका सब क्लोज 1 कहता है रिकोर्स टू अ कोर्ट अगेंस्ट एन आर्बिट्रल अवॉर्ड मे बी मेड ओनली बाय एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड सच अवॉर्ड इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3. इसमें बता रखा है कि आर्बिट्रल अवॉर्ड जो है अगर वो उसका सेट असाइड आपको करवाना है तो आप सबसे पहले एप्लीकेशन कहाँ दोगे, आप कोर्ट में दोगे. और एप्लीकेशन जो कोर्ट देखेगा वो सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग देखा जाएगा. सेकेंड सब क्लोज पर कहता है एन आर्बिट्रल अवॉर्ड मे बी सेट असाइड बाय द कोर्ट ओनली इफ. इसमें बोल रखा है आर्बिट्रल अवॉर्ड अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये आर्बिट्रल अवॉर्ड सही मतलब ये आर्बिट्रल अवॉर्ड जो है वो सेट असाइड करना चाहिए तो वो करेगा. यहाँ पर मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कि कोर्ट को ये सेट असाइड करना ही पड़ेगा किसी भी आर्बिट्रल अवॉर्ड को. अगर उसको लगता है कि कुछ ऐसे ग्राउंड्स है कि हाँ इस पे करना है या जो आर्बिट्रल अवॉर्ड आया है वो जस्टिफाइड नहीं है तभी वो करेगा. इसमें हम पढ़ते हैं. इसका फर्स्ट बताता है सब क्लोज का For A, the party making the application establishes on the basis of the record of arbitral tribunal. इसमें बता रखा है कि पार्टी कब एक एप्लीकेशन लगाएगी सेटिंग असाइन का या कौन कौन से ग्राउंड होंगे. तो पढ़ते हैं. फर्स्ट, ए पार्टी वॉज अंडर सम इनकैपेसिटी. फर्स्ट जो ग्राउंड होता है सेट असाइड का वो ये है कि जो पार्टी है वो इनकैपेसिटी है. वो जब प्रोसीडिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग चल रही थी तब वो अनसाउंड माइंड हो या लुनेटिक हो या उसके गार्जियन जो है वो प्रेजेंट नहीं थे. कुछ भी हो सकता है. इनकैपेसिटी का मतलब कुछ भी मतलब जो कैपेबल नहीं है तो उसके बेस पे भी सेट असाइड कोर्ट कर सकती है आर्बिट्रल अवॉर्ड को. द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड अंडर द लॉ टू विच द पार्टीज हैव सब्जेक्ट इट और फेलिंग एनी इंडिकेशन देयर ऑन अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. इसमें बता रखा है कि एग्रीमेंट जो किया गया था पार्टीज के बीच में वो ही वैलिड ना हो तो सेट असाइड कोर्ट कर सकती है आर्बिट्रल अवॉर्ड की. या जो लो टाइम बीइंग इन फोर्स ही ना उसके अकॉर्डिंग भी वो सेट असाइड कर सकती है. थर्ड है द पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन वॉज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर और ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग और वॉज अदरवाइज अनेबल टू प्रेजेंट हिज केस. इसमें बता रखा है कि जो पार्टी थी उसके पास प्रॉपर नोटिस ही नहीं था कि उसका आर्बिट्रेटर कौन है, कैसे आर्बिट्रल प्रोसीडिंग होगी, केस कैसा चल रहा है, उसको पता ही नहीं था, उसकी नॉलेज में ही नहीं था. तो भी कोर्ट के पास ये ग्राउंड है मतलब इस ग्राउंड के बेस पे कोर्ट आर्बिट्रल अवॉर्ड को खत्म कर सकती है, सेटिंग असाइड कर सकती है. फोर्थ है द आर्बिट्रल अवॉर्ड डील विद द डिस्प्यूट नॉट कंटेम्पलेटेड बाय और नॉट फेलिंग विद इन द टर्म ऑफ द सबमिशन और टू आर्बिट्रेशन और इट कंटेन डिसीजन ऑन मैटर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सबमिशन ऑफ टू आर्बिट्रेशन. इसमें बता रखा है टर्म मेन वर्ड है एंड बियॉन्ड द स्कोप. सबसे पहले तो टर्म जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स लिखे हुए थे कि ऐसे डिस्प्यूट होंगे तभी हम कोर्ट के तभी हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अंदर जा सकते हैं. अगर उस टर्म से अलग है तब वो सेट असाइड हो सकता है आर्बिट्रल अवॉर्ड का. अगर जैसे कि मान लो डिस्प्यूट ए और बी पार्टीज के बीच में हुआ, ए एंड बी पार्टी इन्होंने बोला कि अगर कोई डिस्प्यूट फाइनेंस से लेकर होगा तो हम आर्बिट्रल अवॉर्ड में जाएंगे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में जाएंगे. बट फाइनेंस से ना होकर यहाँ पर मेंबर के बीच में जो लड़ाई हो रही है कुछ और हो रहा है
उसके ऊपर वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल गए, तो वो एक टर्म है ना कि टर्म लिखा हुआ है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में या जब आर्बिट्रेशन क्लोज के अंदर, उस टर्म से बाहर नहीं जा सकते। अगर वो बाहर जाके बाहर गए, अगर वो किसी और टर्म को लेकर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में गए, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में प्रोसीडिंग में चल रही है, उन लोगों ने फाइनल अवार्ड भी दे दिया, तो उस अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है। या बियॉन्ड द स्कोप, जैसे कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास वो स्कोप ही नहीं था कि उस केस के अंदर वो अपने जजमेंट या प्रोसीडिंग कर सकते हैं, तो भी लगता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने प्रोसीडिंग की। जैसे कि मान लो कोई क्रिमिनल मैटर है, क्रिमिनल मैटर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अंदर जा नहीं सकता। ये क्या है, ये आर्बिट्रेशन जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है इसका बियॉन्ड है, बियॉन्ड द स्कोप है। तो इस स्कोप के परे वो जाके काम कर रही है और उसने उसमें फाइनल अवार्ड दे दिया है, तो ऐसे केस के अंदर भी फाइनल अवार्ड या आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर सकती है कोर्ट। Providing that if the decision on the matter submitted to arbitration can be separate from the those not so submitted, only that part of the arbitral award which contain decision on matter not submitted to arbitration may be set aside। इसमें बता रखा है जो मैटर सबमिट नहीं होना चाहिए वो मैटर सबमिट होकर उस पर प्रोसीडिंग भी हो रही है और उस चीज के ऊपर या उस डिस्प्यूट के ऊपर आर्बिट्रल अवार्ड भी दिया गया है, ऐसे चीज में एप्लीकेशन सेट असाइड का लग सकता है और कोर्ट सेट असाइड कर देगी। फिफ्थ है द कंपोजिशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज अनलेस सच एग्रीमेंट वाज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम विच द पार्टीज कैन नॉट डेरोगेट और फेलिंग सच एग्रीमेंट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद दिस पार्ट। इसमें बता रखा है कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग हो रही है या पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, जैसे कि मान लो जो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ, जब वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में गई उसने ये बोला कि इस प्रोविजन से या इस प्रोसीडिंग से हमारे जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा, बट पार्टीज की बात ना सुन के आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अपने अकॉर्डिंग प्रोविजंस लगाए, तो इस मैटर के ऊपर भी या इस बात को लेकर भी या ये ग्राउंड हो सकता है कि कोर्ट सेट असाइड कर सकती है। बी है द कोर्ट फाइंड दैट, कोर्ट कब को फाइंड कर सकते हैं, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इज नॉट कैपेबल ऑफ सेटलमेंट आर्बिट्रेशन अंडर द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो सब्जेक्ट मैटर या डिस्प्यूट का आया है वो कैपेबल ही नहीं था आर्बिट्रेशन के अंदर आने के लिए, तो उसको सेट असाइड किया जा सकता है। द आर्बिट्रल अवार्ड इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो किसी पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया को कॉन्फ्लिक्ट करती है, तब कोर्ट सेट असाइड कर सकती है। इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है। फॉर द अवॉइडेंस ऑफ एनी डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट एन अवार्ड इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया ओनली इफ पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट कैसे आना है, यहाँ पर जो डाउट यहाँ पर अगर होता है कि पब्लिक पॉलिसी है क्या, कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखा पूरा। The making of the award was induced or affected by fraud or corruption or in the violation of section 75 और section 81। इसमें बता रखा है जो भी अवार्ड दिया गया है अगर वो अफेक्ट या फ्रॉडली दिया गया है या करप्शन के थ्रू दिया गया है या सेक्शन 75 और 81 को वायलेट करता है, तो वो उस बेस पर उस अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है। सेकेंड है इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन विद द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडिया लॉ। अगर फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडिया लॉ को वो कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है तो सेट असाइड किया जा सकता है। इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मोस्ट बेसिक नोशन ऑफ मोरालिटी और जस्टिस। मोरालिटी और जस्टिस को वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उस पर, तो सेट असाइड किया जा सकता है अगर ऐसे अवार्ड दिए गए हो तो। एक्सप्लेनेशन सेकंड बोलता है फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट द टेस्ट as to whether there is a contravention with the fundamental policy of India law shall not entail a review on the merit of the dispute। अगर कोई डाउट, अगर कोई लॉ फॉलो किया जा रहा है, उसको ये लगता है कि फंडामेंटल पॉलिसी जो है उसमें कॉन्ट्रावेंशन किया जा रहा है, तो उसके बाद जो अवार्ड दिया जा रहा है फंडामेंटल पॉलिसी को ध्यान में ना रख के, तो भी उस अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है। इसका 2A बोलता है एन आर्बिट्रल अवार्ड अराइजिंग आउट ऑफ आर्बिट्रेशन other than international commercial arbitration may also be set aside by court if the court find that the award is vitiated by patent illegality appearing on the face of award। चाहे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो या डोमेस्टिक हो, अगर वो इलीगलिटी अपियरिंग हो रखा है, जो अवार्ड दिया गया है वो इलीगलिटी से दिया गया, इलीगल दिया गया है, तो उसको सेट असाइड कर सकता है कोर्ट।
Provide that an award shall not be set aside merely on the ground of an erroneous application of the law or by the reappraisal of the evidence. अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो ये एप्लीकेशन है उसमें कुछ एरर है तो उसको सेट असाइड नहीं कर सकता, कोर्ट सेट असाइड उस बेस पे नहीं करेगा। यहाँ पर एक एक्सेप्शन दे रखा है कि कहाँ पर वो नहीं करेगा। क्लोज 3 कहता है एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड में नॉट बी मेड आफ्टर 3 months हैव elapsed from the date on which the party making the application had received the arbitral award, or if a request had been made under section 33 from the date on which the request had been disposed by the arbitral tribunal. इसमें मेन बता रखा है कि सेटिंग असाइड का जो एप्लीकेशन है वो आप कब लगा सकते हो। अगर आपके पास फाइनल अवार्ड आ रखा है विद इन 3 month के अंदर आप सेटिंग असाइड का एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं। इसके बाद आप नहीं लगा सकते। जैसे कि अगर आज कोई डिस्प्यूट आया तो आपके पास 3 month का टाइम पीरियड होगा। बस यहाँ पर एक टाइम पीरियड लिमिट कर रखी है कि आपके पास कितना टाइम पीरियड है, कब लगा सकते हो। Provide that if the court is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause for making the application within the set period of 3 months, it may entertain the application within a further period 30 days but not thereafter. अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो एप्लीकेंट है वो उसने कुछ सफिशिएंट कोज के कारण एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर नहीं लगाया सेट असाइड का, तो 3 महीने के अंदर मान लो 3 month हो गया, जैसे कि 1 जनवरी 2020 को हमारा फाइनल अवार्ड आया, तो इसके बाद 3 month कितना होगा, 2 फरवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च और 1 अप्रैल तक उसको सेट असाइड का एप्लीकेशन कोर्ट में लगाना है। बट अगर 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर उसने नहीं लगाया तो उसके पास एक्स्ट्रा 1 month का टाइम पीरियड और दे दिया जाएगा, 30 दिन का और दे दिया जाएगा, जिसके अंदर वो लगा सकती है। बट वहां पर सफिशिएंट कोज अगर लगता है कोर्ट को तभी उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी, वरना रिफ्यूज कर देगी। 4th, ऑन द रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन क्लोज 1st द कोर्ट में वेयर it is appropriate and it is so requested by party adjourn the proceeding for a period of time determined by it in order to give the arbitral tribunal an opportunity to resume the arbitral proceeding or to take such other action as in opinion of arbitral tribunal will eliminate the ground for setting aside the arbitral award. अगर कोर्ट को ये लगता है कि इसमें कुछ इंटरप्रिटेट करके इस अवार्ड को सही किया जा सकता है तो कोर्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को बोलेगी कि आप कुछ इतने टाइम के अंदर आप लगाओ, और कोर्ट उसको एडजॉर्न कर देगी, डेट दे देगी। अगर जो फाइनल अवार्ड, जैसे कि मान लो कोई अवार्ड दोबारा उसको एरर या करेक्ट करने के लिए दे दिया गया, जब उसने भी फाइनल अवार्ड दिया, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगता है कि मतलब आर्बिट्रल अवार्ड जो दिया गया पार्टीज को ये लगता है कि वो सही नहीं दिया गया, तो वो दोबारा कर सकती है और कोर्ट उसको चेक करेगी कि हाँ वो सही है कि नहीं है। 5th, an application under this section shall be filed by a party only after issuing a prior notice to the other party, and such application shall be accompanied by an affidavit by the applicant endorsing compliance with the said requirement. इसमें बता रखा है अगर आप सेटिंग असाइड का एप्लीकेशन कोर्ट में लगा रहे हो तो आपको सेकंड पार्टीज को भी एप्लीकेशन देना होगा विद द एविडेंस कि आप उसमें क्या क्या एफिडेविट के साथ कि उसमें आप क्या क्या टर्म्स लगा रहे हो, किस चीज पर आप सेटिंग असाइड के लिए कोर्ट में गए हो, इसने क्यों लगाया जा रहा है इस एप्लीकेशन को। एन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी डिस्पोज ऑफ expeditiously and in an event within a period of 1 year from the date on which the notice referred to in subsection 5 is served upon the other parties। में बता रखा है कि एप्लीकेशन जब 1 साल के अंदर अगर ट्रिब्यूनल को बोला है तो वो 1 साल के अंदर फाइनल अवार्ड दे देगा और वो नोटिस सर्व हो जाएगा। तो ये वाला सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट था। अभी हम एक जनरल व्यू में इस पूरे सेक्शन को दोबारा कवर करते हैं। सबसे पहले सेटिंग असाइड का मतलब होता है किसी जो आर्बिट्रल अवार्ड आया उसको खत्म करना। तो किस ग्राउंड पे कर सकते हैं? फर्स्ट हो सकता है इनकैपेसिटी, सेकंड एग्रीमेंट ही अगर वॉइड हो, थर्ड अगर प्रायर नोटिस किसी पार्टीज को नहीं मिली है तो सेट असाइड कर सकता है, सेट असाइड का ऑर्डर दे सकती है। बियॉन्ड द स्कोप, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास वो स्कोप ही नहीं है काम करने का तो भी वो काम कर रही है और आर्बिट्रल अवार्ड दे रही है उसके बेस पर। यहाँ पर था अगर सब्जेक्ट मैटर रीजनेबल ना हो उस बेस पर दे सकती है इसमें। बट और मेन बात है कि 3 मंथ का टाइम पीरियड होता है। जब आर्बिट्रल अवार्ड आया तो 3 महीने के अंदर सेट असाइड का एप्लीकेशन आप कोर्ट में लगा सकते हो। आपके पास 30 डेज का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिल जाएगा एप्लीकेंट को एप्लीकेशन लगाने के लिए, बट वो उसे सफिशिएंट कोज बताना पड़ेगा कोर्ट के अंदर।
और कोर्ट जो कोर्ट है वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को बोल सकती है कि जो आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया है उसके द्वारा वो उसमें कुछ करेक्ट करे या कुछ एडिशनल करके उसको ठीक करे, बट वो उस कोर्ट उसको खत्म नहीं करती है। कोर्ट बोलती है कि अगर आप आर्बिट्रल अवार्ड जो मिल गया उसके बाद एक बार दोबारा कोर्ट में लेकर आए और वो चेक करती है, अगर उसको सही लगता है तो वो सेट असाइड नहीं करती है, अगर उसे कहीं गलत लगता है तो वो उस अवार्ड को सेट असाइड कर देती है। फिफ्थ हमने पढ़ा था इसके अंदर कि नोटिस देना पड़ेगा सेकंड पार्टी को कि आपने सेट असाइड के लिए एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर डाला है एफिडेविट के साथ। थैंक यू, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन था। अब इसके अगले वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे फाइनलिटी एंड एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, जो सेक्शन चैप्टर 8 में डिफाइंड है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल। थैंक यू।